नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका अपना स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सागर नवानी से। और आज हम उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन समस्या है, बहुत आम समस्या है, लगभग हर सीजन में होती है, लेकिन गर्मियों के सीजन में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये समस्या है फंगल इन्फेक्शन की। यह शरीर के कई हिस्सों में हो सकता है और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, डॉक्टर सागर नवानी से, कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्यों इतना ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है ड्यूरिंग समर्स यानी गर्मियों के मौसम में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर बहुत ब्रीफली हम उसको डिफाइन करें तो ये होता क्या है? जी, फंगल इन्फेक्शन जिसको आम पब्लिक दांत के नाम से जानती है और हम लोग उसको टीनिया के नाम से जानते हैं, ये शरीर के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है। इसका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर हाथ पे ही होगा या पैर पे ही होगा या जांघ पे होगा या पीठ पे होगा। इनफैक्ट ये सर पे भी पाया जाता है और ये नाखूनों को भी इन्वॉल्व कर देता है। जी, इसका मेन कारण है पसीना आना और गर्मी की वजह से ये फंगस पनपने लगती है। और बहुत लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा काम होता है जिस वजह से उनको बड़ा मुश्किल होती है कि वो काम करें, कि साफ़ सफाई पे ध्यान दें। तो बहुत लोग दिन में 2 बार नहीं नहा पाते हैं। वो पसीना एक्यूमुलेट होता है, प्लस वो जो उनके कपड़े होते हैं वो बहुत बार अच्छे से धो नहीं पाते। तो जो फंगस के स्पोर्स होते हैं जी, वो उसमें बैठ जाते हैं और फिर वो वही कपड़े को बगैर साफ सूफ करके वो अगर पहन लेंगे तो दोबारा उनको चांसेस हैं। तो ये साइकिल चलती ही जाएगी जी। इस वजह से आज की तारीख में फंगस बहुत कॉमनली होता है और ठीक भी नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपना इलाज अगर कर भी रहे हैं तो आप वो कपड़ों का इलाज नहीं करते जिसमें फंगस ऑलरेडी पाया जा रहा है। तो वो बार बार आपके चमड़ी को छूता है जी, और आप बार बार खुजा देते हैं वही सेम चीज़, वही फंगस आपके नाखून में आ जाता है। फिर आप कहीं दूसरी जगह खुजाते तो वही सेम स्पोर्ट्स। मैं उस पर ही आने वाला था डॉक्टर साहब। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के बारे में तो हमको जानकारी दे दी कि ये मेनली इसका जो रूट कॉज है पसीना, और पसीना जो आपके कपड़ों में जा करके एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो जब आप उसकी प्रॉपर साफ सफाई शरीर की भी नहीं कर रहे हैं और कपड़ों की भी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। और वो आपने जैसा बताया कि शरीर के किसी भी हिस्से में वो हो सकता है जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जब पेशेंट इस तरह के आपके पास आते हैं तो उनको आप डायग्नोस किस तरह से करते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन किस तरह का है? जी, डायग्नोसिस के लिए ये एक ये गोलाकार लीजन है। लीजन बोले तो ये गोलाकार दिखता है, दिखने में गोलाकार होता है और उसमें बीच की चमड़ी नॉर्मल दिखती है और आसपास के पेरीफेरीज में ही आपको, मतलब जो आसपास का बॉर्डर हो गया उसका, उसमें लालपन दिखेगा आपको, उसमें आपको दाने दिख सकते हैं, उसमें आपको स्केल्स दिख सकते हैं। स्केल्स मतलब जिसको अपन चमड़ी के सफ़ेद उठे हुए टुकड़े जिसको बोल सकते हैं, वो आपको साइड में दिखेंगे। तो बड़ा कॉमन सिनेरियो और टिपिकल आपको ऐसा गोलाकार मिले और उसमें बीच में सेंट्रल क्लियरिंग जिसको बोला जाता है, बीच में कुछ नहीं दिखना और आसपास के बॉर्डर्स एकदम उभर के दिखना। ये उसका इसमें क्या स्किन का कलर भी कुछ चेंज होता है डॉक्टर साहब? लाल हो जाता है आसपास का और बहुत लोगों में अंदर का काला हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से होता है कुछ लोगों को। तो और उसमें इचिंग कंटिन्यू करती है और उसमें खुजली तो रहती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से करते रहते हैं तो उनको खुजली तो दब जाती है पर वो निशान बना रहता है और वो फैलता है। जी जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर साहब कि आपने जब पेशेंट आपके पास आते हैं, अक्सर वो कहीं ना कहीं ओवर द काउंटर दवाइयों का इस्तेमाल करके आते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है, इसको आप देखते हैं और इसका क्या आगे चल करके उस पर्टिकुलर पेशेंट को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोले तो ये जो बीटामिथासोन या क्लोबीटासोल या मोमेटासोन जैसे विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड मिलते हैं जिनका पूर्ण रूप से काम है खुजली ख़त्म कर देना। तो ये मार्केट में सिर्फ खुजली मिटाने वाली दवाइयों के नाम से ही प्रचलित हैं, इनको इसी तरीके से जाना जाता है। पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुजली ख़त्म कर रहे हैं, बीमारी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अगर बीमारी ख़त्म नहीं होगी तो खुजली तो वापस बढ़ती ही जाएगी। वो सिर्फ आपको 10 से लेकर 12 दिन का आराम देगा, उसके बाद फिर दोबारा वो इतना बुरा फैलेगा कि जो नॉर्मल दवाइयाँ
इस बीमारी पे काम करनी चाहिए वो भी काम नहीं करेंगी। तो इससे बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है। इस चीज़ को हम लोग अपनी भाषा में रेजिस्टेंट डर्मेटोफाइटोसिस बोला जाता है इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से दर्शकों, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ हैं जो आप मेडिकल स्टोर से जाकर के सीधे परचेस करके आ जाते हैं, तो उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये बहुत एडवांस लेवल की जो दवाई होती है, जो कि जिसमें कि आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, वो आप पहले ही ले लेते हैं। जब आप पहले उस दवाई को ले लेते हैं तो वो जब आप डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि सब मेरे को इस तरह की समस्या हो रही है, मैंने ये ट्यूब्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो वो बॉडी में जो रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, जो बॉडी ने उस दवा को झेलने की वो अपनी प्रक्रिया तैयार कर ली है, तो वो असर नहीं करती दूसरी दवाइयाँ भी उस पर। तो शायद डॉक्टर साहब मैं सही समझा पा रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्टेरॉइड का मेन काम है कि वो खुजली और लालपन खत्म कर देता है, पर वो फंगस को मार नहीं। मतलब आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया? सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, वो भी आपको 7 से लेकर 10 दिन का। जी। उसके बाद फिर क्या होता है कि फंगस को आप स्टेरॉइड से उसको रेजिस्टेंट बना देते हैं। फिर वो जो नॉर्मल एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, जो एंटी फंगल दवाएं हम देते हैं, उस पर वो भी काम नहीं करता। अब इस बीमारी को चूंकि मरीज़ स्टेरॉइड लगा के आता है, तो फिर वो नॉर्मल दांत जैसा भी नहीं दिखता, फिर वो अलग दिखता है, और फिर उसको टीनिया इनकॉग्निशो बोला जाता है हमारी भाषा में। और इसके नुकसान बहुत हैं, क्योंकि आज की तारीख में इतना रेजिस्टेंस आ गया है दवाओं को लेके। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि नुकसान बहुत हैं, तो मेरा क्वेश्चन का ये दूसरा हिस्सा था, इसमें मैं जानना चाहूँगा कि ये अगर अनअटेंडेड रह जाती हैं या आपने लगातार उन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, तो ये समस्या कहाँ तक जा सकती है? तो आपके शरीर में ये दांत ज़िंदगी भर तक बना रहेगा, ये कभी भी अपने आप ठीक नहीं होने वाला। जी। इसके और ख़ासकर जो हम ये देखते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिनको शुगर होती है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जी। क्योंकि जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो डर्मेटोफाइटोसिस, जिसको टीनिया या दांत बोलते हैं, तो इसका भी प्रकोप बढ़ जाता है। ऊपर से आप और स्टेरॉइड लगा के, जब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है ऐसी स्टेरॉइड दवा का, तो भी वो आपकी शुगर लेवल और शूट करता है। तो आप बेसिकली और उस पूरी साइकिल को दोबारा दोहरा रहे हैं। जी, आप पूरा दोहराते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स लोग इसके लिए बहुत प्रोन होते हैं, इसके अलावा भी कोई इस तरह के पेशेंट्स आप पाते हैं जिनमें इस तरह के खतरे ज़्यादा मौजूद हैं? जी, ऐसा कोई भी आदमी जो कि साफ़ सफाई से दूर है, जो कि पसीने में दिन भर लिपटा हुआ है, जिसको मतलब जो अच्छे से अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं कर रहा है। क्लीनलीनेस बेसिकली इम्पॉर्टेंट है इसमें। जितना आपका आसपास क्लीन रहेगा और आसपास के लोगों को आप मतलब आपका संपर्क ऐसे लोगों के साथ नहीं आएगा जिनको ये ऑलरेडी है, अगर आता है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। मतलब ये स्प्रेड भी हो सकता है? ये बिल्कुल स्प्रेड होता है, ये छूने से स्प्रेड होता है। अगर आपने खुजा के अपने खुद ही के शरीर में कहीं दूसरी जगह खुजा लिया तो ये वहाँ हो जाएगा, आपने उन्हीं हाथों से किसी सामने वाले को छू लिया तो उसको हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर साहब तौलिया या कुछ इस तरह के? बिल्कुल जी, तौलिए में भी जो उसके स्पोर्स हैं, तौलिया हो गया, सामने वाले कपड़े हो गए। साबुन से नहीं, मैं बोलूँगा साबुन से नहीं होता है, पर हाँ कपड़ों में स्पोर्स ज़्यादातर सर्वाइव कर जाते हैं। साबुन के लिए अभी तक ऐसी स्टडीज़ नहीं हुई हैं जो बोल पाएँ कि साबुन शेयर करने से भी होता है, पर विशेष तौर पे ये कपड़े हो गए, आपने मोजे पहन लिए किसी सामने वाले के, वो भी पसीने में लिपटे हुए थे और आपने वो पहन लिए, तौलिया इस्तेमाल कर लिया। इवन जो बिस्तर पे सामने वाला सोता है उसकी चादर पे आप सो रहे हैं, वो भी उसी में सो रहा है, तो उसके स्पोर्ट्स वहाँ पर भी लगे होंगे, तो आपको बिल्कुल चांसेस हैं ऐसे फैलने से। जी। तो डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनका आपके पेरेंटल साइड से भी लेना देना होता है, जेनेटिक्स की भी बात लोग करते हैं। तो क्या ये बीमारी का कहीं कोई ऐसा रिलेशन दिखाई देता है कि ये जेनेटिक्स में हो? नहीं जी, ये एक एक्सटर्नल कंडीशन है जिसका जीन से अभी तक तो कुछ लेना देना नहीं है, पर ये मेजॉरिटी बाहर से आने वाली चीज़ है जो कि किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। जी, जी। जीन्स डिसाइड नहीं करेगा कि आपको दाद होगा कि नहीं। कई लोगों का मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि परसिस्टेंटली होता रहता है, हर साल उनको समस्या वापस आती है। उन लोगों की कंडीशंस जीने की ऐसी होती हैं जो कि फंगस को सर्वाइव करने में मदद कर रही हैं। अगर यही पसीना, यही गर्मी उनके जीवन से हटा दिया जाए और उनको एक हाइजीन के बारे में बताया जाए कि भाई आपके आसपास के भी लोग हैं, उनको भी ट्रीट करना है, क्योंकि वो खुद ठीक हो जाएंगे, पर उनके आसपास में ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाथ मिला रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, उनको अगर है और उनको तो पता नहीं है कि वो उनके शरीर में किस हिस्से में हो सकता है, वो उनको इनर थाइज में हो, पर उनको पता नहीं है क्योंकि वो रोज़ खुजाते हैं। फिर आपने उसी व्यक्ति से हाथ मिला लिया तो आपको नहीं पता कि आपने इस व्यक्ति को दांत था, आपने उसको हाथ मिला लिया, तो ये आपको भी हो जाएगा। तो ये चलता ही रहता है सिलसिला। तो डॉक्टर साहब इसके बाद हम बात करेंगे जब कोई पेशेंट मान लीजिए उसने ओवर द काउंटर दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया, एक नॉर्मल वे में वो आपके पास आया है, तो इस दवा मतलब आपके पास जब आता है उसको जब ट्रीट करते हैं तो अमूमन कितना समय इसमें लगता है ट्रीट होने में, और दूसरा कि परमानेंसी कितनी है इसकी? देखिए, इसमें आमतौर पे समय लगता है 20 से लेके 25 दिन का, अगर पेशेंट कुछ भी दवा लगा के या अपने हिसाब से खा के नहीं आ रहा है। बहुत लोग इसमें क्या दवा, जैसे एक दवा होती है टैबलेट प्रेडनिसोलोन, वो भी खा लेते हैं। वो भी एक सिस्टमिक स्टेरॉइड है, वो क्रीम नहीं है, वो तो खाने की स्टेरॉइड है। वो उसको खा लेते तो उनको तुरंत रिलीफ मिलता है, 3 से लेकर 4 दिन में वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो डॉक्टर के पास आते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों में बड़ी दिक्कत जाती है। ऐसे में 45 दिन लग सकते हैं, 60 दिन लग सकते हैं। सिस्टमिक एंटी फंगल्स के साथ इनको खाने की कैप्सूल दी जाती है और इनको समय लगता है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि आपका सवाल था कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसने आज तक कोई इलाज नहीं करा है, वो पहली बार आप ही के पास आ रहा है और आपने पहचान लिया, तो अमूमन 20 से लेकर 25 दिन लगते हैं इसको ठीक होने में। 20-25 दिन की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बाकी जो लगाने का मलहम होता है वो लंबा लगता है। इसमें एक रूल ऑफ 2 करके बोलते हैं हम, जो मलहम पे लगता है, उसको बोलते हैं कि आपको 2 हफ्ते और लगाना है जब पूरे निशान चले जाएं, उसके बाद भी आपको 2 हफ्ते और लगाना है। जी, मतलब डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इवन इफ आपका आराम आपको लग गया है तो कोर्स पूरा किए बगैर उस दवाइयों को ना छोड़ें, और जब तक डॉक्टर साहब ने बताया है उस ड्यूरेशन तक उस क्रीम को या उस मेडिसिन को आप कंटिन्यू करें। जी, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फंगस जो आपको मैंने अभी दर्शकों को बताया कि टिपिकल एक ऐसा राउंड एरिया होता है, उसमें नॉर्मल स्किन बीच में देखने को मिलती है, पर वो फंगस सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे पहुंच चुकी है, पर अभी आपको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेगी। जी। अगर उसी को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको वो फैली हुई नज़र आएगी, आपको उसके बाद भी मिलेगी। इस वजह से 2 सेंटीमीटर दूर तक लगाने को बोला जाता है इसका। जी, तो इसमें डॉक्टर साहब इसके बाद बात आती है प्रिवेंशन की। तो एक प्रिवेंशन तो जो साफ दिखाई दे रहा है आपकी चर्चा से, आपकी बातों से, वो ये है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। जी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहेंगे जिससे इस बीमारी को हम पहले ही रोक सकें, हो ही ना ये बीमारी? जी, उसके लिए आपको सिर्फ सफाई का ध्यान देना है। विशेष तौर पे अपने कपड़े आप गर्म पानी में धोइए ताकि वो स्पोर्स ख़त्म हो सकें। जी। और इसके अलावा ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिनको हैं, और परिवार में अगर किसी को है तो उसको जाके आप डॉक्टर को दिखाएं और अपने हिसाब से सीधे काउंटर पे जाके दवा न ले लें खुजली की, क्योंकि दवा खुजली की नहीं आती, दवा बीमारी की आती है। आप लोग खुजली तो मिटा देते हैं पर बीमारी ख़त्म नहीं करते हैं, इस वजह से इसका रिकरेंस बना ही रहता है। जी। तो मेन चीज़ ये 3 ही है कि अगर रहता है तो आप डॉक्टर को जाके दिखाएं, आप अपने हिसाब से दवा मत करें। पहला तो आज की तारीख में रीज़न यही है। जी। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ जो आपने हाइजीन में बात कही है, तो शायद मैं ऐड कर दूँ कि अगर हो सके तो 2 बार स्नान जरूर करें। जी, और जितना ज़्यादा बॉडी को क्लीन रख सकते हैं रखने की कोशिश करें। और इसके बावजूद अगर आपको ये समस्या हो रही है तो रेदर देन गोइंग टू मेडिकल स्टोर से जाकर के आप अपनी दवाइयाँ ना खरीदें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और कई बार अगर ये समस्या बढ़ती है तो बहुत दूर तक जाती है और आपको बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। न केवल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है बल्कि इससे आपके शरीर को भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी स्किन पर भी असर आता है और आप जब जिन दवाओं को कंज्यूम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। तो डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप कोई बात हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको कुछ भी अगर चमड़ी का समस्या रहता है तो आप सीधा दुकानों में जाके इलाज ना करें। उससे भाई देखिए, चूँकि आप लोग अलाउ करते हैं, मरीज़ ही इस चीज़ को समझता है, उसको लगता है कि ठीक है मैं डॉक्टर की 300, 400, 500 रुपये की फ़ीस बचा लूँगा तो मैं बहुत ही बड़ा उपकार कर रहा हूँ खुद पे। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो जो आपको 15-20 रुपये का ट्यूब दे रहा है खुजली मिटाने का, उसने आज इस दाद को इतना रेजिस्टेंट बना दिया है कि जो पहले नॉर्मल दवाइयाँ थी पहले वो काम कर लेती थी, अब आजकल एक दवा होती है वोरिकोनाजोल करके, अब हम उस पर भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो इतनी महंगी दवा है, तो अगर आप वो खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप
यहाँ पे पैसे दे दीजिए, आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये आपको ज़िंदगी भर तक भी रह सकता है और पूरे शरीर में फैल भी सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप अपने किसी चर्म रोग वाले को संपर्क करें, ना कि किसी जनरल फिजिशियन को, क्योंकि जनरल फिजिशियन का भी मेन हाथ होता है इस पे स्टेरॉइड दे देना, क्योंकि उनको भी नहीं समझ है, उन लोगों ने उनका एक्सपर्टीज एरिया नहीं है। उनका बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो आप जनरल फिजिशियन के पास भी दांत को तो लेके मत जाइएगा, बेटर है किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएँ और अपना ख्याल करें। जी, तो डॉक्टर साहब आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपके दिमाग में त्वचा रोग को लेकर के कोई प्रश्न हो, डॉक्टर साहब से आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हो, फंगल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और तरह तरह के और इन्फेक्शन जो त्वचा से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके जवाब भी डॉक्टर साहब हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। बस ये है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के भेजें। अगली मुलाकात जब हम उनसे करेंगे तो आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर हम लेके उपस्थित होंगे। आज की जानकारी और आज का इंटरव्यू यहीं तक। जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।